हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। हम मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स में क्या देख रहे हैं हम? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 19 से 22 तक। अब हम इसमें लास्ट जो 22 है, अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है वो देखेंगे। अनुच्छेद 22 में बात की गई है उन व्यक्तियों के बारे में जिनको गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं, पुलिस के द्वारा जिनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों के, नागरिकों के ही राइट्स होंगे। नहीं, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, सब बातों को ध्यान रखकर सारा काम किया है। बहुत खूबसूरत संविधान है हमारा। तो यहाँ बात करता है ये अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध, यानी कि ये जो गिरफ्तार, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर ये सब बातें संविधान में नहीं होती तो क्या होता? कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी, अगर जरा सी बात के लिए, मामूली सी बात के लिए, ये चीज़ आप देखते भी रहते हो आम जिंदगी में, अपनी मामूली सी बात के लिए, जब इतने कानून हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तब भी मामूली सी बात के लिए कोई किसी को मार तक देता है। आजकल का जो माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए कि क्या होता, पुलिस वाले, अगर कोई पुलिस में है तो क्या होता है, अब वो अपने पावर का प्रयोग करते, किसी को भी गिरफ्तार करते, कुछ भी मुकदमा लगाते, इस तरीके के कार्य कर सकते थे ना। फिर क्या होता? कैसे चलता देश, चीज़ें कैसे चलती, आम नागरिकों का क्या होता? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारा संविधान बहुत बेहतर है, एक एक बातें लिखी गई हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या है अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, क्योंकि कुछ ऐसी दशाएं तो होंगी ना जिन दशाओं में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बेवजह आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिना किसी बात के। आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, अब आपके बच्चे को किसी ने पीट दिया था, अभी इस कारण गिरफ्तार थोड़ी ना करेंगे आप किसी को। तो यहाँ पर ये बात क्लियर लिखी गई है संविधान में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं, मैंने आपको बताया था ना अपराध क्या है, अपराध क्या है, वो सब चीज़ें आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी ऐसी जो गिरफ्तारी से संबंधित हो, कि गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। बिना वजह आप किसी को गिरफ्तार कहेंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे कहेंगे? ऐसे होता है? नहीं होता ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि वो गिरफ्तारी करना पड़ेगा उसको। तो यही कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहाँ उन व्यक्तियों के अधिकार के बारे में बात की हुई है जिनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं लिखे होंगे तो हो सकता है उस व्यक्ति के साथ कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाले, जो चार्ज उन पे लगाए जाएं, जो चीज़ें की जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले ही रखें, पता ही ना हो कब डाला था, कब हो रहा है, क्या है, कहाँ पड़े हैं, चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही, बस गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए कुछ अधिकार दिए गए हैं कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है आपको, किस दशाओं में, कुछ दशाएं ऐसी होती हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें भी आपके क्या अधिकार हैं। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना, यानी कि यथाशीघ्र यानी कि अवगत से क्या तात्पर्य होता है? जानना कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है। तो यही बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। आपने अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो आपको उसकी वजह, उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को, और उसका ये अधिकार है, वो भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है ये उसका। और आपको पता है ना मौलिक अधिकार कितने मजबूत हैं हमारे संविधान में, इनमें कोई कमी नहीं की जा सकती, ये राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी कि आप क्यों उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, रीज़न बताना पड़ेगा। और ये उसका जानना कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ये उसका। या अपनी रुचि के
विधि, ये बात कही गई है। एक बात क्लियर रखिएगा, क्या क्या बातें कही गई है। पहली बात ये कही गई है कि उसको रीज़न बताना पड़ेगा जिसको आपने गिरफ्तार किया है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरी, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। आपको पहली बात तो ये बताना पड़ेगा आप किस रीज़न से आपने क्यों गिरफ्तार किया है। दूसरी बात ये है विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी कौन, वकील, लॉयर, ठीक है। ये मैंने सीधी संविधान की ही भाषा में लिखा है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर समझाने की एक अपनी अलग भाषा होती है, परंतु मैंने आपसे पहले भी कहा था सभी सब्जेक्ट्स की अपनी एक भाषा होती है, उन भाषा को जानना भी आपको आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है वो इस भाषा में आपसे प्रश्न पूछें, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं, गलती आपकी, आपने वो भाषा नहीं पढ़ी। जब आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी की जो वहाँ पर ऑथेंटिक लैंग्वेज है, पॉलिटी की, हर सब्जेक्ट की आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सबकी अपनी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, उनको भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार आपको शब्द दे देते हैं और आपको शब्द ही नहीं पता होगा, पता ही नहीं होगा उसका मीनिंग, तो आप किस तरीके से अपनी बात रख पाएंगे, उसका आंसर कैसे देंगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इसीलिए हर सब्जेक्ट के जो वो शब्दावली होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक है। एक्सप्लेन मैं आपको कर ही रही हूँ, ठीक है। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको ये भी अधिकार है कि आप अपने पसंद के लॉयर यानी कि वकील को रख सकते हैं अपने लिए, यानी कि आप मुकदमा आप क्या करते हैं, रखते हैं ना। जगह अगर कोई गिरफ्तार किया होता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका वकील होता है, वकील उसके पक्ष में केस लड़ता है ना, तो ये आपका फंडामेंटल अधिकार है। अगर आपको कोई ऐसा नहीं करने दे रहा तो यहाँ पर वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, और इस पे जिसने आपको अधिकार, ये जो आपका अधिकार है, इसका हनन किया है, वो बहुत बड़ा अपराधी होगा, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है। पहला क्या कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको ये जानना आवश्यक है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ जब आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको अपने लिए वकील अपॉइंट करने का अधिकार है, ठीक है। और वो वकील से आप अपने पक्ष में, बिल्कुल अगर आप वकील अपॉइंट कर रहे हैं तो अपने पक्ष के लिए अपॉइंट करेंगे ना, तो वो वकील जो आप अपॉइंट करेंगे वो आपके पक्ष में गवाह सबूत पेश करेगा, जिससे कि अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी हैं और आपको पता है हमारे यहाँ पर जो कार्य किया जाता है ये न्यायालय में, उसमें जो वकील है वो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने गवाह कार्य वो केस को प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपका वकील कैसा है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, चीज़ें रही हैं या आपके आसपास रही है, या ज़रूरी नहीं है भाई आप वकील तो आप किसी लीगल काम के लिए भी अपॉइंट करते हैं ना, तो वकील की अपनी बहुत बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि एक वकील ही है जो आपको दोषी करार भी दिलवा सकता है या फिर दोष से मुक्त भी करा सकता है, क्योंकि उसको इतने तरीके आपको तो नहीं पता, उसी को पता होती है कि किस तरीके से आपको वो केस जैसा पेश करता है, चीज़ें होती हैं उसी तरीके से। देखिए जो जज है वो तो अपना फैसला सुनाते हैं सबूतों के आधार पर, परंतु वो सबूत पेश कौन करता है, वो सबूत पेश किए जाते हैं आपके लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो बात आपने यहाँ समझी कि आपको अपने पक्ष में वकील रखने का, वकील से अपनी वार्तालाप करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये जानने का भी अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया, यानी कि जो गिरफ्तार किया गया उसको रखा गया है जेल में, अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से, यानी कि ठीक है। ये क्या कह रहा है पहले आप सुनिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको सीधी एक मोटे तौर पर बात बताऊं तो ये कहा जा रहा है कि जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं आपको उसको 24 घंटे के भीतर यानी कि 24 घंटे पूरे होने से पहले ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसको ले जाकर डाल दिया जेल के अंदर, लॉकअप में डाल दिया और उसका अता पता ही नहीं है वो कब से जेल में ही बंद है, पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आया था, लाए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे पूरे होने से पहले ही
आपको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। अब बात यहाँ ये उठती है कि क्या वो 24 घंटे वो जो ट्रेवल टाइम है, क्योंकि जहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया है और आपको जहाँ लेकर आए हैं, जहाँ थाने में जहाँ आप लेकर आए हैं, वहाँ तक आने में कुछ टाइम भी लगा होगा, ट्रेवल टाइम भी लगा होगा, चीज़ें भी हुई होंगी, तो क्या वो समय भी काउंट होगा, वो समय भी गिना जाएगा या उसको हटा के 24 घंटे गिने जाएंगे? तो अब देखिए ये बात, आप प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कथन कारण का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इससे। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, यानी कि जिस स्थान से उसे गिरफ्तार किया गया है और जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, यानी कि जो ट्रैवल टाइमिंग लगा है उसको छोड़कर, तो यात्रा के समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि जो ट्रैवल टाइम है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उस ट्रैवल टाइम को, वो जो आपको समय लगा है मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक जाने में, उस समय को हटा के, उसको हटा के 24 घंटे काउंट किए जाएंगे, वो ट्रैवल टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। आप पता रखिएगा, बात आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करना पड़ेगा उसको, आपको जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है, ठीक है, समक्ष पेश किया जाएगा, ये बात हुई। और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा समय तक उसको अपने यानी कि जेल में रखना है, सीधी बात कहूँ तो, ठीक है, जेल में रखना है, तो आप बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, उनकी अनुमति के उसको नहीं रख सकते जेल में। जब आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वहाँ पर जब मजिस्ट्रेट आपको कहता है कि हाँ ठीक है इतने दिन के लिए रखिए या नहीं रखना है इसको आपको, तो वो उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट बताएगा कि आप कितने टाइम तक इसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जो आपको गिरफ्तार कर रहा है वो आपको गिरफ्तार करके लेके जाएगा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने। वो पक्ष विपक्ष सब चीज़ को देखकर ये निर्णय लेंगे कि क्या अभी इसको और गिरफ्तारी में रखा जाना चाहिए या नहीं। फिर जो भी आगे की प्रक्रिया है, वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया, आपको पता है क्या प्रक्रिया होती है आगे, वकील, केस, चीज़ें तो सब जानते हैं आप ये सब। तो बस यहाँ ये बात बताई गई है कि ये आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ट्रैवल टाइमिंग नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आगे भी जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया उसके बाद भी गिरफ्तारी में रहेगा वो व्यक्ति या नहीं रहेगा, इस बात का डिसीजन मजिस्ट्रेट लेंगे, ठीक है। अब ये जो दो बातें हुई, ये दो बातें सामान्य गिरफ्तारी पर लागू होती हैं, जो सामान्य तौर पर गिरफ्तारी होती है, ठीक है। दो तरीके की गिरफ्तारी होती है, एक सामान्य गिरफ्तारी होती है और एक होती है निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तारी। तो जो सामान्य गिरफ्तारी होती है उन पर ये दो नियम लागू होते हैं। उन जिनको गिरफ्तार किया है, अगर वो सामान्य गिरफ्तारी के तहत उनको गिरफ्तार किया है तो ये दो नियम उन पर लागू होंगे। परंतु किन पर ये लागू नहीं होंगे? तत्समय शत्रु अंतर्देशीय है, यानी कि वो किसी शत्रु देश का नागरिक है, तो उन दोनों पर ये नियम लागू नहीं होते, याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर वो किसी शत्रु देश का नागरिक है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। साथ ही साथ अगर उस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो भी ये नियम लागू नहीं होंगे। क्लियर रखिएगा आप ये बात, ठीक है। निवारक निरोध कानून क्या है? आपको नज़रबंदी में रखा जाता है ना, आपने देखा होगा। टाडा, पोटा, मीसा, ये एक्ट्स, इनको भी बताऊंगी इस लेक्चर के बाद, वही बताऊंगी टाडा क्या है, पोटा क्या है, क्यों लाए गए, क्यों आवश्यकता हुई, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
और वर्तमान समय में कुछ एक्ट्स को ख़त्म भी कर दिया गया है। क्यों ख़त्म किया गया, अब उसके स्थान पर क्या एक्ट्स आ गए हैं, रासुका क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वो ये एक्ट्स है निवारक निरोधक कानून। तो किसी को अगर निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उन पर भी ये सारे जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे नज़रबंदी के। आपको एक बात बताऊं, नज़रबंदी संबंधित जो कानून हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं, यानी कि केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। अगर राष्ट्र की एकता अखंडता की बातें हैं उसमें, तो नज़रबंदी से संबंधित कानून हमारे देश यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर बन सकता है, और कोई राज्य भी बना सकता है कि अगर राज्य की किसी संवैधानिक स्थिति में फ़र्क पड़ रहा हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये संवैधानिक आधार पर यहाँ पर गतिरोध फैला रहा है, यानी कि संवैधानिक आधार से नहीं चल रहा है, चीज़ें गतिरोध उत्पन्न कर रहा है कोई, इस तरीके से आप देखते हैं ना, जब इलेक्शन होते हैं, जब वोट का टाइम होता है, तो धारा 144 लगा दी जाती है, एरियो में, राज्यों में, क्षेत्रों में लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ग्रुप ना बनाए, इकट्ठे ना हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें न, और या फिर अगर किसी को के ऊपर शक होता है किसी को, तो नज़रबंद कर दिया जाता है शक के आधार पर कि हाँ हमें इस पर ऐसा शक है, तो नज़रबंद आपको राज्य भी कर सकती है, याद रखिएगा आप, राज्य को भी अधिकार है और केंद्र को भी, क्योंकि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और अब एक बात और, अगर आपको ये नज़रबंदी में रखा जाता है तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते नज़रबंदी में, और अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम बढ़ाना है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, तब क्या होगा, तब एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके जो अध्यक्ष होंगे, वो संसद के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष होंगे न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उच्च न्यायालय के, उस या तो रिटायर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उनके समकक्ष ही, यानी कि उन्हीं की क्वालिफिकेशन जितना उतना ही एक्सपीरियंस कोई अन्य न्यायाधीश उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। तब विचार विमर्श होगा कि क्या चीज़ें और नज़रबंदी उस इंसान की बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। तो अगर आपसे सर्वप्रथम पूछें तो सर्वप्रथम 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जैसे यहाँ पर बताया था ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है अगर सामान्य गिरफ्तारी होती है। तो अगर आपको निवारक निरोधक यानी कि और नज़रबंदी के तहत आप 3 महीने के बाद अगर आपको किसी को नज़रबंद रखना है, तो आपको जब वो कमेटी जो भी बात कहेगी, जितना भी टाइम वो देगी, तो सारी बातें कमेटी के आगे रखी जाएंगी, फिर जो कमेटी का निर्णय होगा उस हिसाब से कार्य होगा। तो 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है 3 महीने, ठीक है। और उसको ये जानने का अधिकार है, उसको भी निवारक निरोध को के तहत जो गिरफ्तार किया गया है कि आपको क्यों नज़रबंद किया गया है, जब उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं, यानी कि 3 महीने के बाद, ठीक है। क्योंकि नज़रबंद इसलिए किया जाता है, कई बार शक के बिना पर नज़रबंद किया जाता है कि ये किसी गतिविधि में शामिल तो नहीं है, ठीक है। तो इस बिना पर, या फिर कुछ हमारी गतिविधियां ऐसी लगें राज्य को या देश को जिससे उनको हम पर शक हो, तो नज़रबंद कर सकती हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर हुईंगी, आई होप, जो मैंने बताना चाहा यहाँ पर। और क्या है निवारक निरोध कानून, क्या है पोटा टाडा, क्या है रासुका, क्या है, अब कौन से अधिकार हैं इनसे संबंधित और कौन से ख़त्म कर दिए गए हैं, अब उनके स्थान पर कौन सा नियम कानून ला दिया गया है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।